नमस्कार। महापंचायत में आपका स्वागत। आज महापंचायत में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बजट के जरिए सरकार क्या करने जा रही है। सरकारें वादा बहुत करती है, बड़े बड़े वादे किए गए थे। पिछले साल के बजट में भी कहा गया था कि कोशिश ये होगी कि काला धन जो है वो बाहर लाया जाए। यहाँ तक बातें आई थी कि कम से कम इतने पैसे आ जाएंगे कि 15 लाख रुपए हर आदमी के अकाउंट में पहुंच जाएगा। चुनाव से पहले का वादा भी था। उसके बाद भी काला धन वापस करने की बात होती रही, लेकिन काला धन वापस नहीं आया। लोगों के अकाउंट में 15 लाख रुपए नहीं पहुंचे। उसके अलावा कहा गया था कि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, लेकिन दिख ये रहा है कि रोजगार के अवसर घटते जा रहे हैं। कहा गया था कि औद्योगिकरण बहुत तेजी से होगा, उद्योग लगेंगे, पर ऐसा दिख रहा है कि उद्योग लग नहीं रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इस बार के बजट में ऐसा क्या होगा या क्या होना चाहिए कि जिससे कि लगे कि सरकार सचमुच अपने वादों पर कायम है और लोगों के लिए कुछ करना चाहती है। महापंचायत की शुरुआत हम यहीं से करेंगे। इस महापंचायत में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं महेश गुप्ता जी, जो केंट आरओ के फाउंडर हैं और उसके साथ साथ एक प्रमुख उद्योगपति भी हैं। हमारे साथ सुनील सिन्हा जी हैं, आर्थिक मामलों के जानकार, और इनके साथ हैं हमारे हिमांशु वाट्स, जो आर्थिक मामलों के पत्रकार रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को अच्छी तरह समझते हैं, और उसके साथ प्रमुख पत्रकार राम कृपाल सिंह। तीन मेहमान हमारे साथ और जुड़ रहे हैं जो कि राजनीतिक पार्टियों से संबंधित है, राजनीतिक दलों से संबंधित हैं, और वो शायद ये बता पाएंगे कि इस बार बजट की दिशा और दशा क्या होगी। इस महापंचायत में हमारे साथ शामिल हैं सोमपाल शास्त्री, जो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, कृषि विभाग को देख चुके हैं, और वो बता पाएंगे कि खेती के लिए और गांव के लोगों के विकास के लिए सरकार क्या कर सकती है या क्या करना चाहिए। हमारे साथ कांग्रेस के आलोक शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं, और एक प्रमुख नेता होने के नाते उनको ये निश्चित तौर पे समझ है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सरकार को जरूर करना चाहिए, और पिछले बजट को देखते हुए सरकार का आगे का परफॉर्मेंस क्या होगा। इसके साथ साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल हैं हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता, जो ज़्यादा बता पाएंगे कि सरकार सोच क्या रही है। और हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ जनता है, खास तौर के युवा वर्ग के लोग हैं, जो कि अपनी राय और प्रतिक्रिया देंगे और यह भी तय करेंगे कि असल में सरकार सचमुच गंभीर है या नहीं है। बातचीत की शुरुआत सबसे पहले महेश गुप्ता जी से। महेश जी, क्या उम्मीद है इस बजट से, जो देश की आर्थिक स्थिति है जिसमें एक गिरावट देखी जा रही है और रोजगार के अवसर नहीं बढ़ रहे हैं, ऐसे में इंडस्ट्री की क्या अपेक्षा है? हमें समझना पड़ेगा कि इस वक्त हम बहुत बड़े मंदी के दौर पे चल रहे हैं। हमारे देश में नहीं, पूरे देश विदेशों में मंदी का दौर चल रहा है, और ये बड़ा चैलेंजिंग टाइम है इंडस्ट्रीज़ के लिए अपने को सस्टेन करने का, और साथ में ये देखने का कि फ्यूचर में हम लोग क्या करेंगे। बट सरकार ने कुछ कदम ऐसे उठाए हैं जिससे हमें उम्मीद है कि इंडस्ट्री अच्छा काम कर पाएगी। सरकार ने मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट चला रखा है, उसमें आगे तरक्की चल रही है, बिजनेस अच्छा होगा, ये हमें उम्मीद इसलिए होती है देखने के लिए कि जो फोरकास्ट आया है अभी सर्वे का, उसमें ये कहा गया है कि जो हमारा जीडीपी का ग्रोथ है वो 7 साढ़े 7 के बीच में रहेगा और आगे आने वाले समय में और बढ़ेगा। दूसरी अच्छी चीज़ हमको ये नज़र आती है कि हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल के में रहने की उम्मीद है, विद इन 5% इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहने की। लेकिन आप देखिए, मार्केट में डिमांड तो है नहीं। नतीजा ये है कि कई सेक्टर ऐसे हैं जो बिल्कुल गिरे पड़े हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर गिरा पड़ा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसके बाद आप देखिए कोल सेक्टर, हमारे पास हमारे देश में जो कोयला है उस पर उत्पादन लागत जो है उससे सस्ते में हम आयात कर ले रहे हैं। स्टील,
उस डिमांड भी नहीं है और दूसरे देश का स्टील हमारे यहाँ सस्ता बिक रहा है। और ऐसा लगता नहीं है, पिछले 6 महीनों से ये समस्याएं हैं, ये कोर सेक्टर्स हैं, और अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है तो जाहिर है कि बाकी सेक्टर भी इससे प्रभावित होंगे। बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। हम लोगों ने सजेशंस दिए हैं सरकार को कि इस वक्त जो पैसा लगना चाहिए अपना इंडस्ट्री के अंदर, वो डिमांड जनरेट करने के लिए लगना चाहिए। अगर जब आपका तेल सबसे सस्ता है, जब आपका सीमेंट सस्ता है, जब आपका स्टील सबसे सस्ता है, ये समय है मकान बनाने का। आप हमेशा अपना पैसा लागत जब लगाते हैं जब चीज़ें सस्ती होती हैं। तो सरकार को आज ये बढ़ावा देना पड़ेगा कि इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके हम अपने लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर में उस पैसे को लगाएं। तो हम लोग देख रहे हैं कि सरकार की नीतियां किस तरीके से आएंगी कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर बढ़े या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बढ़े। सरकार इसके ऊपर तवज्जो दे सकती है। सरकार से काफ़ी उम्मीद है इस बार कि ऐसी कोई कोशिश हो जिससे कि आने वाले दिनों में डिमांड बढ़े, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है और बजट से कौन कौन सा सेक्टर क्या उम्मीद करता है, देखते हैं एक रिपोर्ट। वित्त मंत्री अरुण जेटली सोमवार को जब बजट पेश करेंगे तो पिछले बजट की कमियां उन पर हावी होंगी। मसलन पिछले बजट में काले धन के खुलासे की उनकी स्कीम तो आई, लेकिन काला धन नहीं आया। 2015 की जेटली के बजट से ज्यादा कामयाब तो 1997 में चिदम्बरम की स्कीम थी, जहां जेटली की स्कीम से 3,770 करोड़ रुपए का काला धन सामने आया, तो वहीं 1997 में 33,697 करोड़ रुपए के ब्लैक मनी का खुलासा हुआ था, जिस पर सरकार को 10,000 करोड़ का टैक्स भी मिला था। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की भी यही हालत हुई। 15 दिन में महज 400 ग्राम सोना सामने आया। ऐसे ही विनिवेश से करीब 70,000 करोड़ जुटाने का लक्ष्य था, लेकिन 13,000 करोड़ भी जुटाना मुश्किल हो गया। लिहाजा इस बार के बजट में वित्त मंत्री ज्यादा सतर्क होंगे। जिन अहम फैसलों की उम्मीद की जा रही है, उनमें कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को काफी अहम माना जा रहा है। अभी जिस तरह से कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी करने वालों को अस्पताल में कैशलेस बीमा मिलता है, उसी तर्ज पर हर नागरिक को सालाना 50,000 का बीमा देने के बारे में सरकार सोच रही है। शुरुआत सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस देकर की जा सकती है। बीते साल दाल और सब्जी, खासकर प्याज की महंगाई सरकार के लिए किरकिरी साबित हुई। बजट में सब्जी और दालों के लिए प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड की रकम 500 करोड़ से बढ़ाकर 1,000 करोड़ की जा सकती है। लेन देन पर नजर रखने और काले धन पर रोक लगाने के लिए कार्ड या ऑनलाइन पेमेंट पर छूट दी जा सकती है। वित्त मंत्रालय के पास ये प्रपोजल काफी वक्त से लटका हुआ है। इस बार जेटली इसे बजट में शामिल कर सकते हैं। 14 महीने से एक्सपोर्ट में कमी आ रही है। इससे करीब 1 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। सरकारी बैंकों की हालत भी खस्ता दिखने लगी है। शेयर बाजार पर काफी दबाव है। बजट में मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया कैंपेन को तेजी देने के लिए खास घोषणाएं की जा सकती हैं। एनडीए सरकार के आने के बाद विदेशी निवेश में 48% की बढ़ोतरी हुई है। वित्त मंत्री को इसका फायदा मिलेगा। लेकिन अर्थव्यवस्था के इन बड़े पहलुओं के अलावा कुछ दूसरे मसले भी हैं जिन पर आम आदमी की नजर होगी। नौकरी की उम्मीद। हर साल 1 करोड़ 30 लाख नौजवान जॉब मार्केट में आ रहे हैं। उन्हें ऐसे बजट की उम्मीद है जो देश में जॉब क्रिएट करे। इनकम टैक्स से छूट। बढ़ते खर्च के इस दौर में आम आदमी इनकम टैक्स में छूट को 2.5 लाख से बढ़ाने की उम्मीद लगाए बैठा है। साथ ही 80C के तहत मिलने वाली छूट की सीमा भी 1.5 लाख से ज्यादा किए जाने की आस लगाए हुए है। घर का सपना हो आसान। घर खरीदने के लिए ज्यादातर लोग बैंकों से लोन लेते हैं। आम आदमी को हाउसिंग लोन पर ब्याज के साथ साथ इस पर लगने वाले टैक्स में भी छूट की दरकार है और उम्मीद भी है। सोना रहे सस्ता। बीते साल सोना सस्ता हुआ, लेकिन कुछ समय से कीमतें बढ़ने के संकेत भी हैं। भारत में गरीब से गरीब आदमी भी सोने के जेवरात खरीदना चाहता है। वो सोने पर ड्यूटी में कमी चाहता है। किसानों का बजट। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में हर साल औसतन 16,000 किसान खुदकुशी कर रहे हैं। उन पर कर्ज का बोझ है। फसलें खराब होने की सूरत में उनके पास कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है। उन्हें वित्त मंत्री से मदद की उम्मीद है ताकि अन्नदाता की जिंदगी बच सके। महंगाई ना बढ़े। बजट की बारीकियों से अनजान आम आदमी को हर बजट के बाद एक ही चिंता रहती है, वो है महंगाई की, कि न जाने बजट में क्या महंगा हो जाए।
आम आदमी चाहता है कि वित्त मंत्री अपनी पोटली से ऐसा जिन्न निकालें जो महंगाई डायन को निगल जाए। वैसे भी इस साल असम, पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में चुनाव होने हैं और अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। लिहाजा जेटली पर हर साल की तरह इस बार भी पॉपुलिस्ट बजट पेश करने का दबाव होगा। लेकिन वित्त मंत्री कह चुके हैं कि लोक लुभावन बजट की उम्मीद देश उनसे ना करे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। अच्छे दिन आने वाले हैं, इसी नारे के साथ बीजेपी सत्ता में आई थी। क्या सचमुच अच्छे दिन आ गए हैं या आने की उम्मीद दिखाई दे रही है? जो स्थिति है इंडस्ट्री की, उससे थोड़ी घबराहट होती है, चिंता होती है। मंदी पूरी दुनिया में दिख रही है। चीन जैसे देश में भी इस बार मंदी के जो संकेत हैं वो साफ साफ मिल रहे हैं और भारत में भी। इस दौर में महेश गुप्ता जी जब अभी बात कर रहे थे, उद्योगपति हैं, उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसा बजट लाना चाहिए जिससे कि डिमांड बढ़े। हिमांशु जी, क्या लगता है आपको कि सरकार इस तरह के बजट की तैयारी कर रही है जिससे डिमांड बढ़े और सरकार से कुछ उम्मीद की जा सकती है? ये सरकार के पास दो कन्फ्लिक्टिंग चीज़ें हैं। एक तो है कि खर्चा करे सरकार, कैपिटल एक्सपेंडिचर, सड़कें बनवाए, ब्रिज बनवाए, कई चीज़ें बनवाए, प्रोजेक्ट लगाएं जिससे इंडस्ट्री को डिमांड दिए। लेकिन जब आप खर्चा करते हैं तो उससे फिस्कल एरिथमेटिक खराब होता है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा करेंगे, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उससे ज़्यादा खर्चा करेंगे, तो जो आपके फिस्कल टारगेट्स हैं वो आप मीट नहीं कर पाएंगे, उसको रिलैक्स करना पड़ेगा। तो पिछले साल के बजट में उन्होंने थोड़ा सा फिस्कल टारगेट रिलैक्स किया था। तो ये एक शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म भी है, क्योंकि अगर आप फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा बढ़ जाता है खर्चा करते करते, तो उसके आपको काफ़ी लॉन्ग टर्म उसका डैमेज होता है। और जितने भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं वो कंट्री की फिस्कल सिचुएशन देखते हैं कि जितनी आपकी आमदनी है उसके हिसाब से खर्चा कर रहे हैं कि आप कर्जा लेके खर्चा कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम कॉर्पोरेट सेक्टर में कईयों को हुई है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोल और डीजल, क्रूड ऑयल जो है उसका इंपोर्ट का कॉस्ट इतना घट गया है। एक अकेला सेक्टर है जो सरकार को काफ़ी पैसा दे रहा है। कई बार एक्साइज भी बढ़ाया सरकार ने, दाम जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं घटाए, तो आपका इंपोर्ट बिल जो है वो बहुत कम हुआ है। क्योंकि दो ऐसी चीज़ें हैं जिनका इंपोर्ट बिल हमारा जो है बहुत ही बड़ा होता है। एक तो क्रूड ऑयल और दूसरा गोल्ड। तो चलिए, गोल्ड का जो डिमांड है वो है भारत में, उसमें कोई कमी नहीं दिखती। हम सरकार की उन योजनाओं पर भी बात करेंगे। लेकिन जब ऑयल प्राइस, क्रूड ऑयल प्राइस इतना घटा है, तो आखिरकार सरकार उस पैसे को डेवलपमेंट में क्यों नहीं लगा रही है? देखिए, कुछ हद तक तो लगा रहे हैं। जितना पिछले साल में हाईवे डेवलपमेंट हुआ है, जिस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं, उसमें से कुछ तो पैसा इधर से ही आ रहा है जो आपने सेव किया है। और जहाँ तक क्रूड ऑयल प्राइसेस की बात है, दाम गिरने से पहले जितनी भी तेल की कंपनियां हैं, रिफाइनर्स, मार्केटिंग है, वो सब घाटे पे जा रहे थे। आपका डीजल सब्सिडी पे बिक रहा था, केरोसिन और एलपीजी पे बहुत ज़्यादा सब्सिडी थी। तो वो सिचुएशन थोड़ी बैलेंस हो गई है। जहाँ तक ऑयल सेक्टर का सवाल है, एक बहुत स्ट्रेटेजिक सेक्टर है। इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी वो देखते हैं, उनका कर्तव्य है कि देश के हर कोने में तेल पहुँचाएँ। तो वो एक बहुत ही नाजुक स्थिति में आ गया था, वो मॉडर्नाइज नहीं कर पा रहा था। तो जितनी बचत हो रही है क्रूड से, कुछ वहाँ पे लग रही है और कुछ सरकार के डेवलपमेंट पे, कुछ सरकार के रेवेन्यू पे। जैसे आपने करेक्ट बोला कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, कई बार बढ़ाई है, और वो कुछ और नेगेटिव्स को न्यूट्रलाइज कर रही है। जैसे डिसइन्वेस्टमेंट से काफ़ी पैसे आने थे, वो नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि मार्केट की हालत ठीक नहीं है। तो ओवरऑल ग्लोबली बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है। चाइना में स्लो डाउन, जैसे आपने बोला, ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब तो कुछ सिटी बैंक के इकोनॉमिस्ट ने 2-3 दिन पहले बोला था कि कई सालों के लिए ग्लोबल रिसेशन आने वाला है। पहले बहुत चर्चा थी ब्रिक्स कंट्री, वो सब चढ़ रही थी। अब ब्रिक्स में से सिर्फ आई बचा है जो अभी खड़ा हुआ है, जो भारत से जी अभी खड़ा रहा है। हाँ। चलते हैं हम एक बार बीजेपी के गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी के पास। अग्रवाल जी, जो एक आम धारणा बनती जा रही है, हाँ जी, कि अच्छे दिन अभी नहीं आने वाले हैं, कैसे अच्छे दिन आएंगे? नहीं, देखिए, मैं स्पष्ट बता दूं कि अगर इकोनॉमिक सर्वे देख लें
और जो परसों रेल बजट आया था, इन दोनों को देखें तो आम जनता के लिए बहुत खुशी की बात है। उन्होंने बहुत अप्रिशिएट भी किया है कि रेल बजट में आम आदमी के लिए काफ़ी कुछ रेल मंत्री ने घोषणा की है। सोमपाल शास्त्री जी, सबसे ज़्यादा उम्मीद जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर को है, सबसे ज़्यादा समस्या भी जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में दिखाई देती है। आपको क्या लगता है सरकार कितना सतर्क है और क्या क्या उम्मीद की जा सकती है? शैलेश जी, अगर पिछले 2 वर्ष का रिकॉर्ड देखें तो ऐसा लगता है कि उम्मीद भी छोड़नी पड़ेगी। अब उम्मीद भी कम ही रह गई है, क्योंकि पिछले 2 वर्षों में जितनी दुर्गति कृषि क्षेत्र की हुई है उतनी शायद हाल के इतिहास में 2 दशक में कभी नहीं हुई थी। 2 कारणों से, एक तो मौसम की इतनी मार पड़ी है और दूसरे दाम की भी मार पड़ी है। जो 2 मुख्य जिनसें हैं भारतीय किसान की, चावल और गेहूं, उसमें चावल जिसमें काफ़ी सारा निर्यात भी होता था, 2013 में 1121 बासमती का दाम 4,800 रुपया प्रति क्विंटल था। पिछले वर्ष घटकर 3,300 रह गया था और ये जो सीजन गया इसमें वो 2,300-2,400 रुपया बिका है। 1,509 बासमती पिछले से पिछले साल 3,500 रुपया, 3,500 रुपया प्रति क्विंटल था। पिछले वर्ष वो 2,200-2,300 रुपया था। इस बार तो किसानों को पहले 1,300 रुपया में बेचना पड़ा, फिर गवर्नमेंट ने उसकी खरीद की, मोटे अनाज के बराबर उसका दाम मिला। इन दोनों कारणों से एक तो उत्पादन कम हुआ, दूसरे दाम कम मिले। मैं भारत के योजना आयोग में 5 वर्ष तक रहा हूं। 10वीं योजना के दस्तावेज को आप पढ़ें, उसमें हमने ये बात बड़े चिंता के साथ अंकित की थी कि 46% मांग विनिर्मित उत्पाद की, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की, जो फैक्ट्रियों में सामान बनता है, उसकी 46% मांग ग्रामीण क्षेत्रों से आती है। और वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों की जो मांग है वो ज़्यादातर कृषि के उत्पादन और उसकी आमदनी से जो जनित होती है क्रय शक्ति, उसके ऊपर निर्भर करती है। उस क्रय शक्ति का इतना ह्रास हुआ है, जो भी महेश गुप्ता जी ने कहा कि मांग की कमी है। मैं अभी इंदौर गया था कल, पीथमपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में गया, दूसरे भी लोगों से हमने बात की है। 35 से 40% औद्योगिक क्षमता हमारी अनुपयुक्त पड़ी है, अनयूटिलाइज्ड पड़ी है। दूसरी डिमांड नहीं है। आपने बिल्कुल सही बताया कि डिमांड की एक बड़ी समस्या है और आखिरकार हम इसको कैसे एड्रेस करेंगे। सुनील सिन्हा जी, मैं ये जो अभी उन्होंने मुद्दा उठाया कि 46% जो खपत है, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है उसकी भी गाँव में, और ये दिखाई भी दे रहा है। अचानक जो है जो हमारे एफएमसीजी के प्रोड्यूसर्स हैं और दूसरे लोग भी हैं, वो गांव का रुख करने लगे हैं। अब ऐसे में अगर किसान के पास पैसा ही नहीं होगा, अगर किसान खरीदने की स्थिति में नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने बताया कि अनाज की कीमत, अगर हम दालों को छोड़ दें और प्याज को छोड़ दें तो पिछले वर्ष लगभग सभी चीज़ों की कीमत कम से कम मंडी में, बड़ी जो मंडियां हैं जहां किसान बेचता है, वहां कम हो गई है। तो ऐसे में किसान जो है वो सरवाइव कैसे करेगा, और वो सरवाइव नहीं करेगा तो ये जो 46% डिमांड है उसका क्या होगा? देखिए, समस्या जो है वो गंभीर है। ये तो चर्चा के दौरान हम देख ही रहे हैं। इस समय एग्रीकल्चर या रूरल, अब उसे हम एग्रीकल्चर क्राइसिस कहें या रूरल क्राइसिस कहें, ये भी जो है कोई नई समस्या नहीं है, ये काफ़ी दिनों से है। परंतु पिछले 2 साल जब आपके मॉनसून फेलियर की वजह से खासकर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा। प्रोडक्शन कम हुआ, फिर भी अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा। क्यों घट रही है? नहीं, अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा तो जाहिर सी बात है कि उसका जो है इम्पैक्ट जो है रूरल या एग्रीकल्चरल इकोनॉमी पे पड़ेगा। एक तो आपकी प्रोडक्शन कम है तो वैसे ही जो है आपकी जो क्रय शक्ति है वो कम हो जाएगी। दूसरी तरफ ये जो है कि पिछले कुछ दिनों में जो हमने इन्फ्लेशन का दौर देखा था, उसमें एक महत्वपूर्ण कारण ये माना गया था कि जिस हिसाब से एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ की जो एमएसपी प्राइसेस हैं उनमें बढ़ोतरी हुई थी, वो एक मुख्य कारण रहा था खाद्य पदार्थों में इन्फ्लेशन का। तो पिछले 2 सालों में अगर आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस को देखें तो उसमें जो इजाफा है वो पहले के 3-4 सालों के मुकाबले काफ़ी कम रहा है। तो इसकी वजह से भी, जिसे हम टर्म्स ऑफ ट्रेड कहते हैं, दैट वाज नॉट फेवरेबल टू एग्रीकल्चर, उससे भी क्रय शक्ति कम हुई है। तो कुल मिलाकर
जो इस समय स्थिति है वो ये निश्चित तौर पे है कि रूरल इकोनॉमी या एग्रीकल्चरल इकोनॉमी एक संकट के दौर से गुजर रही है, और हम जब कभी भी इसका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं, मोस्टली जो समाधान है वो शॉर्ट टर्म या नी जर्क रिएक्शंस होता है। एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की तरफ जो है बढ़ने की आवश्यकता। अदरवाइज आप किसी समस्या का समाधान एक साल के लिए कर लेंगे, पर वो समस्या अगले साल या उससे अगले साल आके आपके पास फिर खड़ी होगी। तो आलोक शर्मा जी, आप क्या उम्मीद करते हैं इस सरकार से और इस बजट से, खासतौर पे इस बजट से? जो कुछ ऐसी चीजें बताइए जो सरकार को जरूर करना चाहिए। देखिए सर, मैं समझता हूं कि सोनपाल शास्त्री जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इस सरकार से जो भी कुछ हुआ है पिछले 2 वर्षों में, उम्मीद भी छोड़ देनी चाहिए। और किसी भी सरकार का जो तीसरा बजट होता है, शैलेश सर आप तो बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पहले 2 साल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छी चीजें की जाती हैं और तीसरे साल में टाइटनेस रहती है। तो मुझे लगता है कि इस साल का जो बजट है वो अगले 2 साल को ही निर्धारित कर देगा। आप देखिए, पिछले साल का जो बजट आया था उसके बाद तमाम तरह के वायदे हुए, घोषणाएं हुई, और अभी बजट से नहीं, वो तो अच्छे दिन और काला धन और तमाम तरह के वायदे जो थे वो चुनाव से 2 साल पहले शुरू हो गए थे। लेकिन अब 2 साल जाने के बाद सरकार के अब जनता रिजल्ट चाहती है। लेकिन आज रिजल्ट क्या मिल रहा है कि आप देखिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन गिर रहा है, किसानों की आत्महत्याओं की घटनाएं बढ़ रही हैं, डीजल को आपने मार्केट के हवाले कर दिया है, किसानों की सब्सिडी को कहीं ना कहीं आप ओरिएंटेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं। पिछले 15 महीने से लगातार एक्सपोर्ट गिर रहा है, परचेजिंग पावर पैरिटी इंडेक्स गिर रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स गिर रहा है। इन्फ्लेशन अगर डाउन भी है तो उसका कहीं ना कहीं कारण यह है जो आपने भी बताया कि मार्केट में डिमांड नहीं है। मेजर सेक्टर ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट देते हैं, सीमेंट है, स्टील है, रियल एस्टेट है, ऑटोमोबाइल है, वो सारे के सारे नेगेटिव चल रहे हैं। रुपया जो है वो 57 रुपए से 69 रुपए पे पहुंच गया है। आप देखिए किस तरह से आज बैंक्स का एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हजारों लाखों करोड़ डॉलर जब आप बैंकों में डालेंगे तो सर्वाइव करेंगे। बैंक पैसा देने को तैयार नहीं है। फिजिकल डेफिसिट इसलिए आपका कहीं ना कहीं काबू में दिख रहा है क्योंकि आपको विदेशी मुद्रा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को खरीदने में खर्च करनी पड़ती थी, 2 साल के अंदर लगभग 7 लाख करोड़ का उसमें लेकिन आपको उम्मीद क्या है इस बजट में? आपने कहा ये तीसरा साल है, बहुत महत्वपूर्ण साल है, आगे के 2 सालों में सरकार को कुछ ना कुछ करके दिखाना है, तो क्या लगता है, क्या उम्मीद है आपको? देखिए, मैं समझता हूं कि आज जो होना चाहिए बजट के अंदर, अगर आप देखें उस चीज को, तो सबसे पहले इनकम टैक्स की जो रिबेट है 2.5 लाख से, क्योंकि अरुण जेटली साहब जब विपक्ष के नेता थे तो आज से 5 साल पहले कहते थे कि इसको 5 लाख तक कर देना चाहिए। हम कह रहे हैं कि अब तो कर दीजिए कम से कम हम 5 लाख। इन्फ्लेशन के रेट को अगर देखते हुए और उससे अगर कैलिब्रेट करेंगे, जो मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय पर एक फार्मूला बना था, तो उसके अनुसार भी इन्होंने पिछले 2 साल से इनकम टैक्स की लिमिट को नहीं बढ़ाया है। ना एक कैटेगरी में 2.5 लाख से उसको बढ़ाया है, ना ही 10 लाख वाला जो दूसरा स्लैब है उसको टच किया है। इनकम टैक्स से छूट को बढ़ाना चाहिए। आलोक जी, फिर आता हूं मैं आपके पास। दर्शकों की तरफ से काफी प्रतिक्रिया आ रही है। जी, आप बताएं। सर, मेरा नाम अक्षय है, मैं एक विद्यार्थी हूँ। सर, मेरा सवाल ये है कि स्टेट्स कई बार डिमांड करते हैं कि उनके पास अप्रोप्रिएट फंड नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट से काफ़ी बार डिमांड करते हैं। एक समस्या आती है स्टेट्स के पास कि उन्हें फंड नहीं अलॉट हो रहा है सेंटर से, तो ये स्टेट और सेंटर के बीच में जो फाइनेंशियल की कोऑपरेशन होना चाहिए, इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? मेरा भाजपा के नेता से ये सवाल है। अग्रवाल जी, आपने सवाल सुना होगा कि राज्य सरकारें कहती हैं कि उनको फंड ही नहीं मिल रहा है या कम मिल रहा है। एक बार रिपीट कर दीजिए, मैं 1-2 बातें जरूर कहना चाहता हूं। क्या है प्रश्न? उन्होंने ये किया कि राज्य सरकारें कहती हैं कि उनको पूरा पैसा नहीं दिया जाता, उनको फंड नहीं दिए जाते और इसलिए वो विकास के काम नहीं कर सकते। देखिए, यह एक गलतफहमी है। इस बार हम पिछली बार ही बजट में अरुण जेटली जी ने जो 32% राज्य सरकारों को दिया जाता था बजट में शेयर, वो बढ़ा के 42% कर दिया है। तो 10% के सीधा बढ़ा दिया है राज्य सरकारों को अपनी मर्जी से खर्च करने का। दूसरा महत्वपूर्ण बात था कि पहले जो हर स्कीम में स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर होता था पैसा, वो टाइट फंड था कि आपको अभी भी फंड अलॉट नहीं हुए। बिहार की सर डिमांड कर रही है सर, बिहार की सरकार को नहीं मिला है अभी तक।
नीतीश जी कई बार कह चुके हैं लेकिन उन्हें नहीं मिल रहा अग्रवाल है जी, इनकी शिकायत है कि उड़ीसा और बिहार जहां बीजेपी की सरकार नहीं है उनको फंड नहीं मिल रहा है। नीतीश जी का आंसर है कि सरकार पक्षपात कर रही है। होते थे जी आप रुके। नहीं, ये तो नीतीश जी और अरविंद केजरीवाल इनके तो ये रहेंगे ही। ये अपना कुछ काम नहीं करना, केंद्र सरकार को ब्लेम करना, यही राजनीति कर रहे हैं। इनकी राजनीति की बात छोड़िए, आप फैक्ट फिगर पे जाइए। 32% के जो स्टेट गवर्नमेंट के ट्रांसफर थे वो नीति आयोग अपने आप करता है। वो केंद्र सरकार अगर 42% कर देते तो वो यह उसका फॉर्मूला है, उसके हिसाब से ट्रांसफर होता है। अगर वो स्पेशल स्टेटस मांग के कुछ और पैसे मांग रहे हैं उसके लिए अलग बात है, लेकिन जो उनका अधिकार है या जो केंद्र सरकार ने बजट में घोषणा की है कि हम 32% ट्रांसफर करने के बजाय बजट एलोकेशन 42% कर देंगे, तो वह उन्हें होगा ही। उसके लिए केंद्र सरकार फिर रोक नहीं सकती। दूसरी बात जो मैं महत्वपूर्ण बात बता रहा था वह यह है कि पहले हर स्कीम टाइड अप थी कि आपको हैंडपंप के लिए केंद्र सरकार पैसा दे रही है। अब किसी स्टेट में वहां पानी का सरप्लस है, उसको हैंडपंप की जरूरत नहीं है, तो भी उसे हैंडपंप लगाने पड़ेंगे। तो अब वह हटा के यह जो डिसीजन मेकिंग है कि वह जो फंड केंद्र से आता है सरकारों को वह किस में खर्च करे, वह अपनी आवश्यकता के अनुसार यूज कर सकता है, वह स्वतंत्रता भी दी गई है। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म अग्रवाल जी, को भी रामकृपाल जी से मेरा अगला सवाल है कि इस तरह की जो उम्मीद थी, जिस तरह की उम्मीद थी और उसके बाद जिस तरह के नतीजे सामने आ रहे हैं, मैं देखिए क्या लगता है आपको? जितनी बातें हो चुकी हैं मैं उन पे नहीं जाना चाहता। बजट बन चुका है, हम आप यहाँ कुछ सलाह भी दे लें तो फिर हर इस बजट में तो नहीं मानी जाएगी, अगली बजट में भले कोई चीज़ हो। मैं अभी एक जो छात्र का सवाल था उसका जवाब देके कुछ मैं जनरल बातें करूँगा। 100 रुपये में अगर 100 के परसेंटेज टर्म में जोड़ा जाए, सेंटर का बजटरी जो डिस्पोजल होता है, बजटरी जो डिस्क्रिप्शन होता है वो 35 रुपया होता है। 65 रुपये सारा का स्टेट का है। हालांकि इसने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है, लेकिन हम लोग जितना फोकस हम लोग सेंट्रल बजट पर करते हैं, इस देश के स्टेट के बजट जो आते हैं वो पैसा कहाँ एलोकेट होता है, कहाँ जाता है, मैं समझता हूँ कि वो बड़े ही एक छोटे से लेवल पर उस पर डिस्कशन होता है, कोई इतना बड़े पैमाने पर डिस्कशन नहीं होता। जबकि 65% बजटरी एलोकेशन इज विद द स्टेट्स है। मैं आगे चल रहा हूँ। देखिए बजट जो होता है, बजट में क्या है ये तो नहीं पता है, लेकिन जो इकोनॉमिक सर्वे होता है उसको माना जाता है कि सरकार का एक तरह से बजटरी पॉलिसी का एक कर्टन रेजर है। बिल्कुल। मैं आज सवेरे पढ़ करके मैंने सारे अखबार को, जितना एक सामान्य नागरिक की, मैं कोई इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी नहीं हूँ, जो मुझे समझ में आया, अभी तक दो द्वंद्व चल रहे थे कि ग्रोथ के लिए अगर आपको ग्रोथ की तरफ जाना है तो फिस्कल डेफिसिट की लक्ष्मण रेखा आप लांघ सकते हैं। 3.9, 3.5 तो आदर्श है, लेकिन वो 3.9 पर थी। अगर 3.9 भी मेंटेन करते हैं तो कोई फर्क नहीं माना जाएगा। कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि आप इसको भी क्रॉस कर जाइए क्योंकि ग्रोथ जरूरी है। रघुराम राजन कह रहे हैं कि आपकी भी हालत वही हो जाएगी जो ब्राजील और बाकी कंट्रीज की हुई है अगर आप फिजिकल इस पे नहीं रहेंगे। मैंने जो आज पढ़ा है उसको देख के मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार फिजिकल डेफिसिट को मेंटेन करने के मूड में है। अब ये अलग बात है कि इस खाते का डाल करके इस खाते को देंगे, ये भी तय है कि एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ, रूरल सेक्टर की तरफ ज़्यादा जाएगा। वो किस खाते से जाएगा, कहाँ से लाते हैं, क्या चीज़ होगी, वो एक अलग की चीज़ है। लेकिन मैं बस की तरह अगर दे दें कि आपके अकाउंट में नहीं, मैं दो बातें रुपए भेज दिए गए तो एक घूस की तरह पहुंच तो जाएगा, लेकिन वो वास्तव में डेवलपमेंट के काम में आएगा। शैलेश जी, दो बातें और कहूँ जो सोमपाल जी ने कही थी। सीधी सीधी एक बात है कि आप तेल का जितनी कीमत कम कर लीजिए, आप एक मेला लगा लीजिए, उस मेले में लिख दीजिए सेल है 80%, मेरे पॉकेट में 20% खरीदने की भी ताकत नहीं है, तो आप क्या करेंगे? मुद्रास्फीति कम हो गई है और 80% सेल है, 80% सेल लगा हुआ है, मेरे पॉकेट में 20 रुपये नहीं है खरीदने को। भाई सरकार की प्रायोरिटी ये होनी चाहिए थी कि ये 20 रुपया कैसे पहुंचाया जाए। आप अगर तेल का ज़्यादा 1%, ये कहना कि नहीं तुम 40% रखो और 60 रुपया हम रख रहे हैं, हमको पता है तुम्हारे विकास के लिए क्या जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर। अरे घर में आग लगी हुई है, आप दमकल
का एक फायर स्टेशन बनाने के लिए उस समय भूमि पूजन मत कराइए, बाल्टी लेके उसमें पानी बुझाइए। इमीडिएट जरूरत है। जो सोमपाल जी कह रहे थे वो बहुत बढ़िया बात है। किसान की उपज का दाम मुद्रास्फीति के बराबर भी नहीं बढ़ता है। टमाटर का दाम 7 साल में उसको इन्फ्लेशन के रेट पर भी नहीं बढ़ता है, सीजन में और कम हो जाता है। किसान तो मेहनत वही करता है, उसको खाद में तो कोई इसका जो बाजार मूल्य है, और सिर्फ खाद पर ही नहीं होता, उसको भी टूथपेस्ट खरीदना है, उसको भी बेटी को पढ़ाना है, उसकी जितनी उपभोग की चीज़ें हैं उसमें कहीं से कोई छूट नहीं मिलती है। तो बेसिकली बात देखिए, सीधी बात है, इस देश के 70% आदमी की पॉकेट में चाहे जहाँ से, चाहे आप उससे वो जो से कीनियन थ्योरी है कि गड्ढा खुदवाइए फिर उसको बंद कराइए फिर खुदवाइए, आप उसको चाहिए उसकी परचेजिंग, रेज द परचेजिंग पावर ऑफ द कॉमन मैन 70%। अदरवाइज कोई अर्थव्यवस्था, जो आप कह रहे थे अच्छे दिन, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे दिन आज जैसे हैं इससे बुरे ना हो, वही हमारे लिए अच्छे दिन होंगे। दिन इससे बुरे नहीं हो। महेश जी, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इंडस्ट्री को आप बहुत करीब से जानते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ही। एक बात जो अभी आई कि 46% डिमांड गांवों से है और वहां पर उनकी आमदनी नहीं बढ़ रही है, वहां उनका जो प्रोडक्ट है उसकी कीमत बढ़ने की जगह घट रही है, जो कि जबकि इनपुट उनका जो है उसकी कीमत बढ़ती जा रही है। एक डीजल को छोड़ दें जिसमें बढ़ोतरी ज़्यादा नहीं हुई है, तो जो फर्टिलाइज़र है, जो सीड है, बीज है, वो सबकी कीमत बढ़ती जा रही है, वहाँ भी लेबर कॉस्ट बढ़ रहा है। तो ऐसे में क्या हाल होगा इंडस्ट्री का? देखिए, इंडस्ट्री का हाल भी हम देखेंगे, बट सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे किसान भाइयों की स्थिति कैसे अच्छी हो। तो मेरा ये सजेशन है कि आज भी हम लोग ऑयल का इंपोर्ट, जो अपना वेजिटेबल ऑयल से उसका इंपोर्ट इतना ज़्यादा है, उसके लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज का पैसा देना पड़ता है। सरकार को चाहिए कि किसान ये इस तरह के बीज लगाएं जिससे कि हमारा ऑयल की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो और हमको उस पर इम्पोर्ट नहीं करना पड़े। उससे हमारी विदेशी मुद्रा बचेगी, एक हमारे किसान के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा। तो सरकार को आज ऐसी नीतियाँ लानी चाहिए जिससे कि किसानों की हालत अच्छी हो। वो ये नहीं कि खाली गेहूँ और चावल की खेती करते रहें, एक हमको नई नई चीज़ों की खेती करनी पड़ेगी। सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, हमारे किसान भाइयों को ऊपर उठाना पड़ेगा। उनके हाथ में कीमत अच्छी आएगी तो उनकी हालत होने से हमारी डिमांड उसमें बढ़ेगी। इसके ऊपर जरूर ध्यान देना पड़ेगा। आपने बिल्कुल सही कहा। आप कुछ पूछना चाहते हैं? सर, मेरे को ये बस जानना है कि अगर सरकार बोलती है विकास के बारे में इतनी बातें करती है, बोलती है हम विकास पे काम कर रहे हैं, तो आजकल के जनरेशन को भी जॉब के लिए इधर उधर क्यों घूमना पड़ता है? उन्हें प्रॉपर जॉब क्यों नहीं मिलती है? जॉब की समस्या मैं समझता हूं कि इस पर जो है सुनील जी, आप जरा इस पर गौर फरमाएं कि आखिरकार जो जॉब है वो इतनी बड़ी समस्या क्यों है और कैसे, क्या कर सकती है सरकार? इसी दो चीज़ें हैं। एक तो जब कभी भी अर्थव्यवस्था का जिक्र होता है तो एक तरफ हम ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था 6% से 7% से 8% से ग्रो कर रही है। वो एक आंकड़ा अपने आप में महत्वपूर्ण होता है ये दिशा बताने के लिए कि अर्थव्यवस्था किधर जा रही है। उसके साथ ही एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो आंकड़ा है वो ये होता है कि ये जो ग्रोथ प्रोसेस है, क्या ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है या ये एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट कर रहा है। तो अगर आप पिछले कुछ सालों के आंकड़े जो हैं उनके ऊपर नज़र डालें तो ये बात तकरीबन तय है कि जिस किस्म का ग्रोथ प्रोसेस हम परसू कर रहे हैं वो कैपिटल इंटेंसिव ज़्यादा है और लेबर इंटेंसिव कम है। ऐसी स्थिति में हो ये रहा है कि आपकी अर्थव्यवस्था में जो है इजाफा तो ज़रूर हो रहा है, परंतु उसके साथ जितना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और ये एक समस्या का विषय आज से नहीं, पिछले काफ़ी सालों से चल रहा है। परंतु हमने ये देखा है कि 2004-05 से लेके 2009-10 के बीच में जो कि आंकड़े हमारे सामने हैं, उसे ये कहा जाता है कि वो एक किस्म का जॉबलेस ग्रोथ है। अब नए आंकड़े आएंगे तो हमें पता चलेगा 2009-10 से लेकर के 2014-15 तक जो ग्रोथ हुआ वो भी जॉबलेस ग्रोथ था या उसमें कुछ जॉब क्रिएशन हुई है। तो इसलिए जो ये तमाम कोशिशें हो रही हैं, चाहे वो स्किल इंडिया की हो, चाहे जो है मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की, वो इस दिशा में एक प्रयत्न है। परंतु इसका असर जो है वाकई कब दिखेगा ये कहना बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल है। आलोक जी, सरकार ने जो
पहल किए हैं, मेक इन इंडिया, उसके अलावा भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टार्टअप इंडिया, ये इससे कितना आपको लगता है कि कितना सपोर्ट इस बजट में मिलेगा और जॉब कितने क्रिएट होंगे? देखिए सर, आपका बहुत ही वैलिड पॉइंट है, क्योंकि सरकार ने हजारों करोड़ रुपए इनके एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर दिया है और ग्राउंड पे अभी तक इनका कोई रिजल्ट नजर नहीं आ रहा है। स्किल इंडिया के नाम पर तमाम तरह के प्रोग्राम्स किए गए, विज्ञान भवन बुक कराया गया, एडवर्टाइजमेंट दिए गए, लेकिन नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का पैसा जो था वो काट दिया गया। सर, इकोनॉमी जो है वो एक सिस्टम है पूरी तरह से। आप केवल एडवर्टाइजमेंट, पैकेजिंग, मार्केटिंग के बल पर इकोनॉमी को बूस्ट नहीं कर सकते हैं। हमें चाहिए कि जिस तरह से अभी आया है कि रूरल एरिया में परचेजिंग पावर बढ़नी चाहिए। रूरल एरिया के परचेजिंग पावर कैसे बढ़ेगी? रूरल एरिया का बच्चा स्किल इंडिया के साथ कैसे जुड़ेगा? वो आईआईटी या पॉलिटेक्निक में एडमिशन कैसे लेगा? जब वहां की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, वहां की इकोनॉमी जब मजबूत होगी, तो ये पूरा सिस्टम है। केवल नारे दे देने से इकोनॉमी नहीं बूस्ट करेगी। अभी फिलहाल देखिए, पिछले साल का जो बजट था सर, उसमें सोशल सेक्टर, हेल्थ, एजुकेशन, SC/ST प्लान, तमाम तरह के जो परचेजिंग पावर बढ़ाते हैं, जहां पर सरकार इन्वेस्ट करती है जनता के बीच में जाकर पैसा, वो तमाम बजट घटा दिए गए। और उसका नतीजा क्या हुआ कि मार्केट में डिमांड घट गई। मार्केट में डिमांड घट गई तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन घट गया। प्रोडक्शन घट गया तो कहीं ना कहीं वो किसी भी तरह से मुनाफा घट गया लोगों का। मुनाफा घट गया तो इन्वेस्टमेंट घट गई, और इन्वेस्टमेंट घट गई तो सेविंग घट गई। आज सेविंग 36% से 30% पे सेविंग आ गई है। तो मैं समझता हूं कि पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को जब तक आप बूस्ट अप नहीं करेंगे, लेकिन आज भारतीय इकोनॉमी जो है वो केवल नारों पर चल रही है, केवल स्लोगन्स पर चल रही है। चाहे वो ब्लैक मनी का फंडा देख लीजिए, ब्लैक मनी कलेक्शन का कम रहा, आपने अपने प्रोमो में भी शुरू में दिखाया। आपको लगता है कि सरकार नारे ज्यादा लगा रही है और इन्वेस्टमेंट की उस पर काम कम कर रही है? हालांकि सरकार को अभी तक लगभग 2 ही साल हुए हैं और 3 साल बचे हुए हैं, तो जाहिर है कि अगले 3 सालों में हम उम्मीद कर सकते हैं कि और बेहतर काम होंगे। सोमपाल जी, आप सुन रहे हैं मुझे? आपको क्या लगता है कि सरकार जो है, जी हाँ, मैं सुन रहा हूं, वो कितनी संजीदा है इस सेक्टर को, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसको बढ़ाने के लिए? देखिए, मैं तो अपनी निराशा अपनी पहली टिप्पणी में भी व्यक्त कर चुका हूं। अभी तक जितना भी प्रदर्शन सरकार का हुआ है वह ज्यादातर ऊंचे ऊंचे और थोथे नारे लगाने का हुआ है। और ये जो उनका तीसरा बजट है, ये मैं समझता हूं एक तरह से अंतिम बजट है, क्योंकि जितनी भी पहल हुआ करती हैं वो पहले, दूसरे और तीसरे बजट में होती हैं। और अगर ये अवसर भी इन्होंने खो दिया तो इनके पास फिर चौथे बजट का प्रभाव दिखाने के लिए पर्याप्त समय शेष नहीं रहेगा। और इसमें सबसे पहले जरूरत यह है कि खेती को भी आप 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक खेती वो है जिसको हरित क्रांति के क्षेत्र कहा जाता है, जहां सिंचाई की सुनिश्चित व्यवस्था उपलब्ध है और जहां उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय पैमानों के बराबर ही नहीं, कहीं कहीं तो उनसे भी ज्यादा हो चुका है। दूसरा क्षेत्र वो है जो 60% खेती का है, जिसको निरानिरी वर्षा पर आधारित सूखी खेती कहा जाता है, रेन फेड एरियाज कहा जाता है। उनमें उत्पादकता जो है वो प्रति हेक्टेयर 1.2 टन पर टिकी हुई है। जब तक वहां पानी का प्रबंध नहीं होगा, सिंचाई में बहुत बड़ा निवेश नहीं किया जाएगा, तो उन ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी, उनमें रोजगार बढ़ाना नहीं हो सकती। आपने बिल्कुल महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है कि सिंचाई को एक महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए। जिस तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जा रहे हैं, जिस तरह से दूसरी योजनाओं पे खर्च हो रहा है या बुलेट ट्रेन पे खर्च हो रहा है, ऐसी ही किसी बड़ी योजना की जरूरत किसानों के खेतों की सिंचाई के लिए है। हमारे युवा साथी कुछ पूछना चाहते हैं। जी, माय नेम सत्य वर्मा। जी पूछिए। सरकार बच्चों के लिए क्या कर रही है? बच्चों के लिए क्या कर रही है सरकार? बच्चों के लिए क्या कर रही है, बहुत महत्वपूर्ण है। अग्रवाल जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ नहीं है, तो इसलिए हिमांशु जी, एक पत्रकार के रूप में आपके सामने मैं ये सवाल रखता हूं कि आखिरकार सरकार क्या कर रही है बच्चों के लिए? बच्चे ने ही सवाल पूछा है। एक तो बच्चों की शिक्षा के लिए सरकार बहुत कुछ करती है, तो बजट में देखा जाएगा कि इसमें कितना खर्चा किया जा रहा है। और दूसरा, बच्चों की खुशी उनके घर में होती है, तो उनके पेरेंट्स के लिए क्या किया जा रहा है, क्या टैक्स कंसेशन दिए जा रहे हैं, वो लोग देखेंगे। लेकिन क्या लगता है रामकृपाल जी की
जो जितनी योजनाएं हैं सरकार की तरफ से जो आई हैं, उनमें बच्चों को ध्यान में रखकर कुछ योजनाएं आई हैं क्या? देखिए बच्चे का प्रश्न बड़ा वाजिब है, क्योंकि एक सर्वे कराया गया था कॉमनवेल्थ की तरफ से कि ये बताइए बेसिक नेसेसिटी क्या है। ये मैं 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, मनीला में वर्ल्ड कांग्रेस हुई थी, उसमें मैं था। सरप्राइज हो गया कि जैसे पहले हमारे ज़माने में होता था कि कपड़ा रोटी मकान, 10 ने बल्कि 15 साल हुए होंगे, सर्वे कराया गया था व्हाट आर द बेसिक नेसेसिटीज़। तो उसमें एक अद्भुत चीज़ निकल के आई कि बेसिक नेसेसिटी जो है इंसान की, अब उसका सामने बच्चा खड़ा है आंगन में, माँ बाप पूरे परिवार का केंद्र बिंदु वही है, उसकी ज़रूरतें। तो उसमें क्या 3 चीज़ें थी। नंबर 1 पे एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन। नंबर 2 पे बेटर हाउसिंग। तो इस तरह से जैसे पहले जो चीज़ें थी बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं, और ये सिर्फ एक देश की नहीं, पूरे कॉन्टिनेंट की उन्होंने एक स्टडी की थी। तो बच्चा जो है, देखिए इसमें बेसिक चीज़ जैसे आपने कहा कि जो यूज़ करता है, खिलौने, पढ़ाई की सामग्री, स्टेशनरी, इन पे अगर मान लीजिए कहीं से भी हो, हालांकि बहुत सारी चीज़ें इसमें स्टेट के उसमें भी आती है, लेकिन सेंटर जो है इन पे एक साइज़ या जो भी चीज़ें होती हैं वो अगर सस्ती हों बच्चों के लिए। दूसरी बात जो है एजुकेशन एंड हेल्थ। हेल्थ सबसे बड़ी चीज़ है, और वो हेल्थ ये प्राइमरी हेल्थ, क्योंकि अगर बच्चा बीमार है तो वो समाज के लिए एसेट नहीं बन सकता, वो लाइबिलिटी बनेगा, अल्टीमेटली लाइबिलिटी बनेगा। तो ये बेसिक चीज़ है। और जितनी डेवलप्ड कंट्रीज़ हुई हैं या सो कॉल्ड चाहे सोशलिस्ट कंट्री रही हो, आप देखिएगा उनका सबसे पहले ध्यान यही होता है कि बच्चा जब तक ग्रो नहीं होता 18 साल तक का, स्टेट मानती है कि वो हमारा बच्चा है, उसके स्वास्थ्य के लिए हर स्कीम पर ये ध्यान देना चाहिए कि इसमें बच्चों का क्या फ़ायदा हो सकता है। और जो चीज़ें परिवार में छोटे एजुकेशन, हेल्थ और बच्चों के मनोरंजन की हैं, उनमें टैक्स में जितनी छूट दी जाए उनमें सस्ता कीजिए, उसको सस्ता करना चाहिए, जिस पर कि सरकार का ध्यान नहीं है। महेश जी, ये जो जितनी सारी योजनाएं, अभी 4-5 घोषणाएं जो की गई थी, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, ये सब लगता है कि भारत में उद्योगों को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन उनका इम्पैक्ट क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, और कब तक दिखाई देगा? देखिए, हमको समझना पड़ेगा जो जिससे हमने शुरू किया था कि ये मंदी का दौर है, इस मंदी के दौर में आज लोगों को सस्टेन करना मुश्किल हो रहा है, अपने को जिंदा रख पाएं ये ज़रूरी हो गया, और नए उद्योग आने में थोड़ी कमी आ रही है। अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की सरकार बात करती है कि गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट आ रहा है लेकिन प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा। अब स्थिति खराब है, जितनी भी स्टील प्लांट्स हैं, जितने भी सीमेंट प्लांट हैं, उनकी स्थिति खराब है। उस ऐसी स्थिति खराब में नया इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा? तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको खाली इंडिया के नज़र से ना देख के एक बड़ी नज़र से देखना चाहिए। लेकिन कहाँ उसको एड्रेस कहाँ करती हुई दिख रही है सरकार? मैं बताता हूँ। एक समस्या मैं आपके सामने रखता हूँ कि जैसे कि स्टील सेक्टर को अगर आप ले, चाइनीज स्टील यहाँ हमारे यहाँ पहुंचा के इंपोर्ट करके भी वो सस्ता है, और आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ज़्यादा है। कोयले को लें, जो ऑस्ट्रेलियन और चाइना का कोयला है वो सस्ता है और बेटर क्वालिटी का है, और आपका जो स्टील जो कोल है उसका प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा है। तो जब ये स्थिति होगी तो जाहिर सी बात, ये 2 बेसिक एलिमेंट्स हैं इंडस्ट्री के, उसको हमें समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। आज चाइना का स्टील इंडिया के स्टील से सस्ता क्यों है? वो सस्ता इसलिए कि वहाँ की सरकार उनको सपोर्ट कर रही है। चाइना ने इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज लगा दी हैं वहाँ पे, उनकी कैपेसिटी इतनी बढ़ गई है, वो ये चाहते हैं कि ये चलती रहे तो कुछ पैसा हमें मिल जाएगा, इसके लिए वो सस्ता माल बना के बेच रहे हैं। इसलिए सरकार उन पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की बात कर रही है ताकि यहाँ की लोकल इंडस्ट्री उसमें बच सके। बट मैं यहाँ पर एक चीज़ आऊँगा कि जो सबसे बड़ी बात आपने बजट में करी थी, जो पिछली बार सरकार ने की थी, ब्लैक मनी की बात करी थी, और हमने देखा ब्लैक मनी निकली नहीं, सरकार के हाथ पे पैसा नहीं आया। हम जब तक सरकार के हाथ में ज़्यादा पैसा नहीं आएगा काम नहीं होगा। इस पर मैं आप लोगों की नज़र लाना चाहूँगा जीएसटी बिल के ऊपर। जीएसटी बिल एक सबसे इम्पॉर्टेंट बिल है जिसके लिए पूरा ट्रेड, इंडस्ट्री और सरकार प्रतिबद्ध है इसको लाने के लिए। उसका सबसे बड़ा फायदा मैं आपको जो बताना चाहूँगा वो ब्लैक मनी के ऊपर होगा। आज आप बाजार में चले जाइए, नहीं मैं इसको जरा बात को पूरी कर लूँ बेटा, फिर आपका क्वेश्चन लेंगे। आज सबसे बड़ी जो तकलीफ ये है कि हम सब जानते हैं एक पैरेलल इकोनॉमी चलती है बाजार में। आप सामान खरीदने चाहिए, जब आप सामान खरीद लेते हैं तो ट्रेडर बोलता है साहब आपको बिल लेना है, हम बिल मांगते हैं तो कहता है इसका टैक्स अलग लगेगा आपको। ये हर किसी ने देखा है इस बात को। इसका मतलब वो इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है। सिर्फ जीएसटी बिल एक ऐसा बिल है, अगर वो बिल आ जाएगा तो ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। कैसे खत्म होगी? शैलेश जी, एक चीज चूंकि इसी से बस सिर्फ एक लाइन कहूंगा,
मुझे आज तक समझ में नहीं आता, जैसे अभी आपने कहा, मैं भी संकेत है कि प्लास्टिक मनी को ज़्यादा करेंगे, यानी क्रेडिट कार्ड के थ्रू, चेक के थ्रू। आप इधर जाइए, बैंकिंग ट्रांजैक्शन, अगर ऐसा है तो 1000 के नोट किस लिए चलाए जा रहे हैं? पूरी दुनिया में 1000 और 500 के नोट क्यों चलते हैं? आप सबसे पहले जो ब्लैक मार्केटिंग का सबसे बड़ा ये है, अगर आप वाकई बढ़ावा देना चाहते हैं तो कार्ड और चेक के थ्रू बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को आप बढ़ावा दीजिए। ये 1000 रुपए के नोट का तो कोई लॉजिक हिंदुस्तान में समझ में नहीं आता। ये किसके लिए है, क्यों है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। और एक छोटा सा रिफॉर्म आप नहीं करते हैं। जाहिर सी बात है कि ये एक बड़ी समस्या है और कई बार लोग कह चुके हैं। एक समय में जो ब्लैक मनी को लेकर बहुत ज़्यादा बोलते थे बाबा रामदेव, उन्होंने भी कहा था कि ये 1000 रुपये का नोट खत्म करो। ये नोट खत्म नहीं किए गए और 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट भी चल रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जिसको कैश रखना है, यानी ब्लैक मनी रखना है, उसके लिए 1000 और 500 के नोट ज़रूरी है। और आज के दिन जो वैध तरीके से कमाने वाला है उसके लिए कोई समस्या नहीं है, उसके लिए एटीएम है, बैंक है और कार्ड से पेमेंट है, निश्चित तौर पे वो कर सकता है। आलोक जी, जीएसटी बिल को आपकी पार्टी ने रोक रखा है और आप देख ही रहे हैं कि इंडस्ट्री चाहती है जीएसटी बिल पास हो, जो आम उद्योग व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं वो भी चाहते हैं कि पास हो, और आप संसद में बिना हंगामा किए छोड़ते ही नहीं, रोज जूझ जाते हैं किसी न किसी मुद्दे पर, संसद ही नहीं चलने देते, तो बिल क्या पास करेंगे? देखिए सर, आपका बहुत वैलिड क्वेश्चन है कि जीएसटी बिल के ऊपर, लेकिन मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं कि कांग्रेस पार्टी ने जीएसटी बिल को रोक रखा है। कांग्रेस पार्टी ही 8 साल पहले जीएसटी बिल लेकर आई थी और कांग्रेस पार्टी ने बार बार अनुरोध किया बीजेपी से, लेकिन जब बीजेपी विपक्ष में थी तो बीजेपी ने हमारी एक नहीं सुनी। तो आप बीजेपी ने पास नहीं होने दिया, इसलिए अब आप नहीं पास होने देंगे? आप देखिए जो पहला सेशन, नहीं सर मेरा उत्तर पूरा सुनिए ना सर। आप, हम बार बार कह रहे हैं कि उसके ऊपर डिस्कशन हो। हमने से सुझाव मांगे गए, 3 सुझाव दिए गए, 3 में से आंशिक तौर पर 1 सुझाव मान लिया गया है। 2 सुझाव अगर और मान लिए जाएं तो कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा खुश होने वाली पार्टी होगी जीएसटी बिल के पास होने पर। हम बिल्कुल भी विरोध की राजनीति नहीं कर रहे हैं। जिन एफडीआई के ऊपर, जिस इंश्योरेंस के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता काले झंडे लेकर निकलते थे, हमने आने के बाद उनको सबसे पहले, क्योंकि वो सत्ता पक्ष में आ गए, उनको उसकी उपयोगिता पता चली, हमने सबसे पहले आके उनको पास करवाया। कांग्रेस पार्टी हमेशा सकारात्मक रुख दिखाती है। लेकिन मैं 3-4 सवाल, भारतीय जनता पार्टी के यहां पर प्रवक्ता नहीं है मैं, लेकिन आपके चैनल के दर्शकों से 2-3 चीजें रखना चाहता हूं उनके सामने। आप ये बताइए, क्या मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाने में किसानों का जीएसटी बिल आड़े आ रहा है क्या? लेबर रिफॉर्म्स करने में क्या जीएसटी बिल आड़े आ रहा है क्या? 2.5 लाख से 5 लाख इनकम टैक्स की रिटर्न करने में क्या जीएसटी बिल आगे आ रहा है क्या? और पिछले 4-5 जो वायदे थे पिछले बजट में, उन्होंने कहा था पीडीएम में पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी बनाएंगे, आज तक वो कहीं गायब है। उसकी वजह से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुकी पड़ी है, क्या जीएसटी बिल आगे आ रहा है? एक बैंकरप्सी कोड की बात आई थी कि बैंकरप्सी कोड होगा, आज बैंकों की हालत खराब हो गई है। अरुण जेटली साहब के मुंह पर बैंकरप्सी वर्ड तक नहीं आ रहा है। एक आया था यूनिफाइड एग्रीकल्चर मार्केट बनाएंगे, 2 साल हो गए सरकार को आए हुए। आप इन्फ्लेशन जो बजट है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एक फंड बनाएंगे हम 500 करोड़ का। अरे भाई, पंजाब और उत्तर प्रदेश की एक मंडी का जो बजट है 1 साल का, वो 500 करोड़ से ज्यादा है। 500 करोड़ के माध्यम से आप हिंदुस्तान के इन्फ्लेशन को, खासतौर पर एग्रीकल्चर के इन्फ्लेशन को कैसे रोकेंगे, हमें समझ नहीं आ रहा है। पोस्ट ऑफिस को आप बैंक बनाने की बात कर रहे थे, क्या उसमें जीएसटी बिल आड़े आ रहा है? मैं समझता हूं आज भारतीय जनता पार्टी जीएसटी बिल के नाम पर अपनी पूरी दुकान खोले हुए है। तमाम और पहलू थे जिसके माध्यम से आप इकोनॉमिक जीएसटी बिल के नाम पर बीजेपी दुकान खोले हुए है। इंडस्ट्री चाहती है, लोग चाहते हैं, लेकिन जीएसटी बिल नहीं आ रहा है। हिमांशु जी, देखिए, जीएसटी पे कोई डिबेट है ही नहीं कि ये बहुत वाइटल और बहुत जरूरी चीज है। इसमें चाहे आप ऑपोजिशन में हो, रूलिंग पार्टी में हो, मीडिया में हो, बिजनेस में हो, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि जीएसटी एक बहुत ही क्रिटिकल वाइटल चीज है, जिससे इंडिया का रेवेन्यू रेवोल्यूशनाइज हो सकता है, जैसे इन सज्जन ने बोला। नहीं, लेकिन अब जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी ने पास नहीं होने दिया, और अब लगता है कि कांग्रेस ने तय कर लिया है कि तुमने पास नहीं होने दिया, हम भी नहीं होने देंगे। हाँ, तो ये ठीक बात नहीं है ना। दोनों पार्टी को देखना चाहिए कि जहां वो बैठे हैं, संसद में बैठे हैं, वो एक जनता के लिए, जनता ने वोट दिया है और उस जनता के लिए
ये एक सुधार बहुत ज़रूरी है, जीएसटी आना चाहिए। इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि उन्होंने नहीं किया तो हम नहीं करेंगे, या अगर आगे चल के फिर अगर सरकार चेंज हो गई और ये लोग फिर इसको प्रोटेस्ट करें, तो फाइनली एक थोड़ी जागरूकता आनी चाहिए कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टैक्स रिफॉर्म है, जिसके एब्सेंस में जो ब्लैक मार्केटियर है, जो अनस्क्रूपलस ट्रेडर है या अनस्क्रूपलस बिजनेसमैन है, सिर्फ उसी को फायदा हो रहा है जीएसटी ना पास करके। क्योंकि एक बार आप जीएसटी पास करेंगे तो जितने भी ट्रांजैक्शन है, कोई मैन्युफैक्चरिंग चीज़ है कि एक नट बोल्ट जाता है, फिर उसमें पहिए में जाता है, फिर वो गाड़ी में जाता है, गाड़ी कहीं खरीदती है, वो पूरी चेन एक आ जाती है जिसको टैक्स अथॉरिटी डिटेक्ट कर लेगी। तो आप वहाँ कहीं वहाँ से भाग नहीं सकते, निकल नहीं सकते, क्योंकि आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स पेड बाय द कॉम्पोनेंट मेकर। तो वो टैक्स बेनिफिट लेने के लिए आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ये तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। इसके अलावा मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ। एग्रीकल्चर पे काफ़ी बात हुई, मैं कुछ बातों से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि एग्रीकल्चर में लोगों को ये याद रखना चाहिए कि 2 कंसेक्यूटिव साल मॉनसून फेल हुआ है, ठीक है। खरीफ क्रॉप एक साल खराब हुई, अगले साल फिर खराब हिमांशु हुई। जी, जब फसल कम है हाँ, तो दाम बढ़ना चाहिए। दाम बढ़ रहा है। अभी सोमपाल जी ने बताया कि चावल, गेहूं, इन सब चीजों की कीमत कम हो रही है। देखिए, कुछ कमोडिटीज की कीमत कम हो रही है, कुछ की नहीं हो रही है। ओवरऑल फूड इन्फ्लेशन देखें तो पिछले 2 साल से इन्फ्लेशन बीच बीच में जब बढ़ी है वो फूड इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ी है। अभी मैं मानता हूँ बीच में एक सीजन आया जिसमें टमाटर के दाम गिर गए, आलू के दाम भी गिरे हैं, प्याज के दाम बहुत चढ़े थे फिर गिरे हैं, आजकल काफ़ी कम है। तो ये कुछ कमोडिटीज़ में अप एंड डाउन होता है। जब आप इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो एक इंडेक्स होता है फूड इन्फ्लेशन का, हर एक कमोडिटी का अपना वेट होता है। तो ओवरऑल मैं ये नहीं मानता कि फूड प्राइसेस गिरी हैं। आपको नहीं लगता है कि फूड प्राइसेस गिरी हैं? कुछ कमोडिटी नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि किसानों को दिक्कत नहीं हुई, कहीं ना कहीं से कुछ आइटम्स की प्राइसेस गिरी हैं, बट ओवरऑल फूड इन्फ्लेशन डाउन कम नहीं हुआ है। एक विचारधारा आपकी ये भी है, लेकिन किसान परेशान है। 5000 से ज़्यादा किसानों ने पिछले कुछ दिनों में आत्महत्या कर ली। ये एक बड़ी समस्या रही जाती है। मैं चूंकि हमारे पास समय की कमी है, इसलिए सबसे पहले आलोक जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक कौन सा कदम है जिसको कि सरकार को इस बजट में जरूर उठाना चाहिए? सिर्फ संक्षेप में 1 लाइन में जवाब चाहिए आपका। मैं समझता हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसानों की और मजदूरों की दशा सुधरने के लिए जो भी वाजिब उपाय किए जा सकें, किस तरह से किसानों को फायदा पहुंचाया जाए, उनके ऋण को किस तरह से माफ करके उनको आर्थिक जो लाइन है उससे बाहर लेकर आया जाए, और साथ के साथ उनके साथ शॉर्ट और लॉन्ग टर्म के जो भी मेजर्स हों इस बजट में जरूर होने चाहिए, चाहे बड़े बड़े व्यापारियों को फायदा सरकार ना पहुंचाए, ना मत दे पाए। सोमपाल जी, आपकी राय, एक कौन सा काम है जो सरकार को जरूर करना चाहिए? देखिए, 2 काम साथ करने चाहिए। एक तो बहुत बड़ी रकम जो असिंचित क्षेत्र हैं उनमें सिंचाई का एक विशाल योजना, राष्ट्रव्यापी योजना बनाकर उसके लिए निवेश की घोषणा करनी चाहिए। उसकी रकम मैं पहले सरकार को बता चुका हूं, अब समय नहीं है। दूसरा, किसानों को जो दाम मिले, जिस इन्फ्लेशन की बात हमारे साथी कर रहे थे वो उपभोक्ता के स्तर का इन्फ्लेशन है। किसान को तो दाम कम मिल रहा है, किसान को दाम ज्यादा मिलना चाहिए, और जिन चीजों का उत्पादन कम हो रहा है उनके दाम बढ़ाने चाहिए। जिन चीजों का उत्पादन अधिक हो रहा है उनके दामों में अपेक्षाकृत वृद्धि उतनी नहीं की जानी चाहिए। ये एक एडजस्टमेंट और डाइवर्सिफिकेशन एग्रीकल्चर का कीमत से नियंत्रित होगा। किसान जो अपने उत्पादन का स्वरूप निश्चित करता है वो दाम से तय करता है, उसके पास और कोई सूचक नहीं है, न किसी उद्योगपति के पास कोई सूचक है अपने उत्पादन का स्वरूप और उसकी मात्रा निर्धारित करने का। दाम के हिसाब से तय होना चाहिए। महेश जी, मैं ये चाहूँगा कि डिमांड जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए। उसके लिए अगर फिस्कल डेफिसिट 3.5 से 3.9% भी हो जाए तो उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। युवा वर्ग भी आपके साथ है, क्योंकि उनको भी यही दिख रहा है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर निवेश बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार भी क्रिएट होंगे। सुनील जी, 3 एरियाज ऑफ फोकस होने चाहिए इस बजट के। रूरल एग्रीकल्चर 1, इंफ्रास्ट्रक्चर 2, बैंकों को एनपीए
बढ़ गया है तो रिकैपिटलाइजेशन के लिए जो है सफिशिएंट एलोकेशन होना चाहिए। तो मेरी समझ से अगर ये 3 चीज़ें इस बजट में सरकार करती है तो इससे इकोनॉमी को डेफिनेटली जो है आने वाले सालों में फ़ायदा होगा। हिमांशु जी, मैं 2 चीज़ों पे फोकस चाहूँगा। एक तो है फिस्कल डेफिसिट पे कंट्रोल, क्योंकि ये एक बहुत ही फाउंडेशन वाली बात है। अगर वो खराब होगा तो इमारत ठीक नहीं होगी। और दूसरा, बैंकिंग सेक्टर को ठीक होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका फिस्कल डेफिसिट और बैंकिंग सेक्टर ठीक है तब बाकी चीज़ें हो सकती हैं, इसके बिना नहीं हो सकती। तो हजारों करोड़ रुपए जो है वो डूबे हुए हैं, लोग लेकर के गायब हो गए हैं, और उसके लिए भी जो कानून बनना चाहिए वो हमारे अभी स्थिति दिख नहीं रही है। हम लोगों ने पहले ही बताया। रामकृपाल जी, बस जो सब लोगों ने कहा है वो तो होना ही चाहिए। आखिरी बात जो मेरे 2 अभी साथियों ने लास्ट में कही थी और आप जो कह रहे हैं उस पर मैं 2 वाक्य कहूँगा। गरीब या मध्य वर्ग का आदमी अगर 6,000 रुपये का डिफाल्टर हो जाता है तो उसको नींद नहीं आती है। नहीं, उसको नींद नहीं आती है। और अगर 6 करोड़ का आदमी गबन कर लेता है तो बैंक को नींद नहीं आती, उसको नींद आती है। और उसको जो बैंक की नींद हराम कर दे उसको चोर या बेईमान नहीं कहते, उसके लिए एक शब्द है। जो जाता है उसको कहते हैं एनपीए, और जो ले जाता है उसको कहते हैं विलफुल डिफाल्टर। गरीब आदमी मिडिल क्लास हो तो उसको कहेंगे गबन किया है, गबनकारी है, चोर है, उचक्का है, हेराफेरी किया है, उसके लिए आईपीसी बहुत सारी धाराएं हैं। मेरा कहना है कि मुझे ऐसी उम्मीद है कि इस बजट में, जैसा दोनों लोगों ने कहा, 30,000 करोड़ 40,000 करोड़ के करीब करीब जो एक आ रहा है कि बैंकों को सरकार डालेगी। 4 आदमी का जोड़ लीजिए, 4 बड़े बड़े उद्योगपति 30,000 करोड़ लेके बैठे हुए हैं, भागे हुए हैं, जिनको बैंकों ने खुद कहा है कि दे आर द विलफुल डिफाल्टर्स। आप सोचिए, गाढ़ी जनता का कोई सरकार या अरुण जेटली या ये मोदी जी अपने घर से नहीं डालेंगे, आम आदमी का पैसा होगा, टैक्स पेयर का पैसा टैक्स। होगा। और बता दूं आपको, जिस सेल भेल गेल की बात की जा रही थी, इसका इन्वेस्टमेंट होगा। 10 साल पहले सेल जो 80 रुपए का शेयर हुआ करता था, आज 40 रुपए का है। किसी नेता के जेब से नहीं गया है, आम आदमी को लूटा गया है। स्टेट बैंक का शेयर गिरा है, आम आदमी को लूटा जा रहा है। दोहरी मार पड़ती है। बैंकों को सरकार डालती है, आम आदमी जो गांव कस्बे का, जिसने स्टेट बैंक को अपना एक बहुत बड़ा ईमानदारी की भाषा से गया होगा उस बैंक में कि सरकारी बैंक है, गड़बड़ नहीं होगी, वहां उसका शेयर खरीदा होगा, उसका शेयर आज डूब गया है। क्या हालत उसकी है। मैं सिर्फ उसकी बात नहीं करता हूं, गेल की बात, सेल की बात, जितने इनके नवरत्ना थे सबने 70% लूटा है किसानों को, मजदूरों को। तो मेरा ये कहना है कि ये आप ये मत कीजिए कि पीपीएफ पे हम टैक्स बंद कर देंगे, टैक्स छूट। बताइए आप, पीपीएफ आपको ज्यादा परेशान कर रहा है, और एक आदमी 6,000 करोड़ लेकर के जाके जन्मदिन मना रहा है, वो आपको परेशान ही नहीं कर रहा है। जाहिर सी बात है कि ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है। लोग बात तो जरूर करते हैं, लेकिन कार्रवाई होते हुए कम ही देखा जाता है। काला धन हर आदमी की समस्या है। सच्चाई तो ये है कि बहुत सारे व्यापारी, बहुत सारे उद्योगपति वो भी परेशान रहते हैं कि इस पैसे को मैनेज कैसे करें, और अगर उनको बैंक के थ्रू मिलता है तो वो ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि उनको भी, जो लोग ईमानदारी से धंधा करना चाहते हैं, उनको मजबूर कर दिया जाता है कि वो उस खेल का हिस्सा बन जाएं। लेकिन पिछली सरकार भी और नई सरकार भी इस पर बहुत ज़्यादा सतर्क नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि इसको रोकने की कोशिश की जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि इस बजट में सरकार कहीं ना कहीं से कोशिश करेगी कि ऐसे उपाय किए जाएं कि काला धन जो है वो नेट के भीतर आए, और उस पैसे से सरकार को टैक्स भी मिले, और वो पैसा सीधे तौर पर उद्योगों में और ऐसे क्षेत्रों में लगे जहां विकास बहुत ज़रूरी है। हम इस प्रोग्राम को यहीं समाप्त करेंगे। आलोक जी, सोमपाल जी, महेश जी, सुनील जी और हिमांशु जी, रामकृपाल जी, और उसके साथ साथ ये शानदार जनता, युवा वर्ग के लोग, इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रोग्राम यहीं खत्म होता है, लेकिन न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है।